नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत और लोहाना एजुकेशन चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का चैप्टर सेकंड, ठीक है। एसिड बेस एंड साल्ट का जो हमारा पार्ट 2 है वो करेंगे। आधा लेसन हमने पार्ट 1 में डिस्कस कर लिया है और ये सेकंड पार्ट है, ठीक है। आइए डिस्कस करते हैं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए आगे आता है हमारा एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन। तो एसिड एंड बेस इन वाटर सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्या कहना चाहता है ये। देखिए एसिड प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो क्या बोल रहा है कि जो एसिड्स होते हैं वो H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं किसमें, वाटर में। तभी तो उन्हें क्या बोला जाता है, एसिड बोला जाता है। और दूसरा कह रहा है ये कि H पॉजिटिव आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन। भाई वो H पॉजिटिव आयन होते हैं वो अकेले एग्जिस्ट नहीं करते। वो क्या, दे एग्जिस्ट ऑफ H3O पॉजिटिव, यानी हाइड्रोनियम आयन भी उनके साथ होते हैं, ठीक है। तो ये H पॉजिटिव आयन कर ले, H पॉजिटिव आयन नहीं होते, ये इस फॉर्म में होते हैं दोस्तों, H3O2 सॉरी O पॉजिटिव। जैसे H पॉजिटिव आयन वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बना लेगा, हाइड्रोनियम आयन, यानी H3O पॉजिटिव। मान के चलिए HCl है, एसिड ले लिया, एसिड और वाटर में मिक्स कर दिया एसिड और वाटर को, तो क्या बनेगा H3O, ठीक है। और क्लोरीन क्या होगा, HCl को H2O में जब ऐड करेंगे तो H3O पॉजिटिव आयन बनेंगे और क्लोरीन क्या हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी। दूसरा यहाँ पर बेस डिजोल्व इन वाटर, कैसे, OH नेगेटिव आयन में, ठीक है। तो जो बेस होते हैं वो भी OH नेगेटिव आयन बनाते हैं। अब इनका क्या सीन है, देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया और उसमें वाटर ऐड कर दिया तो क्या बन गया, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। दूसरा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिया है यहाँ पर, तो इसमें भी Mg2+ और दो मोलिक्यूल किसके हो गए हैं, OH नेगेटिव आयन के। तो बेस सॉल्यूशन इज वाटर आर कॉल्ड एल्कली। एल्कली, देखिए जो बेस होता है, बेस का जो सोल्यूबल इन वाटर, तो उसको क्या बोलेंगे, सॉरी 1 मिनट के लिए सॉरी, ठीक है दोस्तों, तो उसको बोला जाएगा एल्कली। आगे देखिए जब बेस सॉल्यूशन किसके अंदर हो, वाटर के अंदर हो, ठीक है। आगे वाइल डाइल्यूट एसिड इज रिकमेंडेड दैट एसिड शुड बी ऐड टू वाटर एंड नॉट वाटर टू एसिड बिकॉज द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड और बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक। देखिए हम पहले लेसन के भी मैंने वीडियो नहीं डाली है, इसके बाद डाल लूंगा मैं वो, ठीक है। तो देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती हैं जिनमें हीट प्रोड्यूस होती है। देखिए दो टाइप की रिएक्शन होती हैं, एक तो एक्सो होती है और एक एंडो होती है। एक्सोथर्मिक में हीट प्रोड्यूस होती है और एंडोथर्मिक में हीट दी जाती है रिएक्शन होने के लिए, और यानी कि हीट एब्जॉर्ब होती है। तो ये पूछ रहा है कि डाइल्यूट एसिड है ना, वो क्यों रिकमेंड किया जाता है कि एसिड में पानी नहीं मिलाना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्रॉस लगा हुआ है कि एसिड में हम पानी ना मिलाएं, बल्कि पानी में क्या मिलाएं, एसिड मिलाएं। लो मैं अभी बता देता हूँ क्या बात होती है। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, नीचे ही लिखा हुआ है आपका, एक सेकंड। इफ वाटर इज एडेड टू एसिड द हीट generated may cause the mixture to splash out and cause burn, and the glass container may be also break due to excessive local heating। तो क्या होता है एक्सोथर्मिक, अगर हम एसिड में, एसिड की कंसंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा है और थोड़ा सा पानी मिलाते ही क्या हो जाएगा, बहुत फास्ट रिएक्शन होगी, कौन सी, एक्सोथर्मिक, जिससे हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगी और जो ये लिक्विड होगा एसिड ये बाहर छिलक जाएगा ऐसे। और ज्यादा हीट के कारण ये जो जिसके अंदर ये बर्तन रखा हुआ कंच का जो हमारा जो बर्तन होता है ये ब्लास्ट भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, वाटर के अंदर क्या मिलाना चाहिए, एसिड, क्योंकि वाटर ज्यादा, थोड़ा थोड़ा हम एसिड इसमें मिला सकते हैं, जिससे एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी वो स्लो रेट पे होगी, इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं होगी, समझ गए। तो इसलिए अब बात तो कई बच्चों के तो दिमाग में ही आएगा, सर बात तो एक ही है ना, एसिड में पानी मिलाया, पानी में एसिड नहीं बेटा, साइंस की उसमें ये एक अलग चीज है, ठीक है। साइंस हर चीज को अलग तरीके से देखता है। तो देखिए आगे क्या कह रहा है ये, आगे कह रहा है एडिंग वाटर टू एसिड में, तो देखिए काज मिक्सचर ऑफ स्प्लैश आउट। अगर हम एसिड में वाटर मिलाएंगे
तो क्या कारण है भाई, बाहर भी छिलक सकता है ज़्यादा हाई रिएक्शन के कारण। और यहाँ पर अगर हम ब्रेक द ग्लास कंटेनर, वो क्या भी कर देगा, वो गिलास टूट सकता है, ठीक है, वो कंच का बर्तन टूट सकता है। दूसरा, मिक्सिंग ऑफ एन एसिड और बेस विद H2O रिजल्ट द डिक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन पर यूनिट वॉल्यूम, सच द प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन। देखिए क्या होगा, अगर मान के चले कोई कंसंट्रेटेड एसिड है, कंसंट्रेटेड एसिड हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, क्या होता है कमेंट में जरूर बताएं, वैसे मैं बता देता हूं। देखिए क्या होता है, कंसंट्रेटेड वो होता है, वो एसिड होता है जिसमें वो सोल्यूशन होता है जिसमें एसिड तो पूरा होता है, मतलब हाई अमाउंट किसकी रहेगी, एसिड की रहेगी, और वाटर की अमाउंट क्या रहेगी, कम रहेगी, ठीक है। तो लेस अमाउंट किसकी हो जाएगी, वाटर की, और हाई अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन के अंदर किसकी रहेगी, सॉरी, एसिड की रहेगी, ठीक है। और अगर हम इस कंसंट्रेटेड एसिड में पानी डालते रहे, जैसे कंसंट्रेट कर लेते हैं, कंसंट्रेटेड एसिड है, ठीक है, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड, ये कंसंट्रेटेड एसिड है, ठीक है, और मैं क्या करता हूं, इसके अंदर वाटर डालता रहता हूं, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि एसिड की अमाउंट तो क्या हो जाएगी, डिक्रीज, और वाटर की अमाउंट बढ़ जाएगी। तो जैसे वाटर की अमाउंट एसिड से ज्यादा हो जाएगी तो ये कंसंट्रेटेड एसिड क्या बन जाएगा, डाइल्यूट एसिड बन जाएगा। तो जितने भी मोस्टली दो बच्चों रिएक्शन होती है ना एसिड के साथ, वो सारे डाइल्यूट एसिड होते हैं। कंसंट्रेटेड एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, खतरनाक एसिड होते हैं, ठीक है, इसलिए उनके साथ रिएक्शन नहीं कर सकते। तो आगे देखिए, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस कैन बी एस्टिमेटेड यूजिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है। तो हम उसका पता कैसे लगा सकते हैं कि क्या स्ट्रेंथ रहेगी, उसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, यूनिवर्सल इंडिकेटर लेना पड़ेगा। नेक्स्ट जो हमारी है, देखिए क्या है, यूनिवर्सल इंडिकेटर को ही डिस्कस करते हैं। इट इज अ मिक्सचर ऑफ सर्वल इंडिकेटर, इट शो डिफरेंट कलर एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इन द सॉल्यूशन। तो ये एक ऐसा इंडिकेटर, कई मिक्सचरों का इंडिकेटर होता है जो क्या करेगा, शो डिफरेंट कलर शो करेगा किसके अंदर, डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। H पॉजिटिव, जैसे मान के चले किसी में H पॉजिटिव आयन ज्यादा है तो उसमें कलर ज्यादा शो अलग करेगा, डार्क करेगा, कम है तो थोड़ा हल्का करेगा, लाइट करेगा, ऐसे कह रहा है, ठीक है। पीएच स्केल, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, द स्केल ऑफ मेजरिंग H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन। तो ये क्या कहता है, पीएच स्केल क्या होता है कि जो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन को मेजर करे, ठीक है, उस स्केल को हम क्या बोलते हैं, पीएच स्केल। पी इन पीएच, देखिए पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, पीएच में जो पी होता है वो क्या डिनोट करता है और एच क्या डिनोट करता है। तो पी स्टैंडर्ड फॉर पोटेंज, ठीक है, पोटेंज ए जर्मन वर्ड विच मीन पावर। तो पी क्या डिनोट करता है, पावर को, किसकी, हाइड्रोजन की, बस सीधी सी बात है, जितनी H पॉजिटिव आयंस यानी आयंस की कंसंट्रेशन होगी वो ही उसकी डिनोट करता है पीएच स्केल। तो पीएच 7 यानी न्यूट्रल, पीएच लेस देन 7 यानी एसिड रहेंगे वे सारे जिनकी भी पीएच वैल्यू 7 से कम होगी, जिन सॉल्यूशन की। पीएच वैल्यू मोर देन 7 यानी कि बेसिक सॉल्यूशन। तो एक चीज देखिए, जब भी आप गाड़ी चला रहे हैं और मान के चले आपकी गाड़ी की जो स्पीड है वो 0 से 14 है, 14 है, ठीक है, अगर आप ऐसे बढ़ते रहे और 7 पर ले जाकर आपने स्पीड कर दी, तो 7 का मतलब न्यूट्रल स्पीड आपकी। अगर 7 से कम है, 6 5 4 3 2 1, यानी आपकी स्पीड क्या है, एसिड है, यानी कि आपका सोल्यूशन क्या रहेगा, एसिड। अगर आपने पंजा और दबा दिया आपकी गाड़ी का और वो 7 से ज्यादा हो गई, यानी कि 8 9 10 11 12 13 14 तक, तो वो सारे क्या रहेंगे, बेस हो जाएंगे। समझ आई बात, ठीक है, आई होप समझ चुके होंगे आप। आगे देखिए क्या है, आगे हमारा आता है CH3COOH2CO3। क्या है ये, हाइड्रोनियम H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन बोल रहा है। तो जिसमें H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन हाई होगी वे सारे क्या रहेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड, और जिसमें वीक रहेगी, कम रहेगी, वे सारे वीक एसिड। जैसे कि देखिए H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे, तो ये एसिड कौन से रहेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसे HCl H2SO4
HNO3, और जिनमें कम है, ये देखिए बिल्कुल कम है यहाँ पर, तो वे वीक एसिड। ऐसे ही सेम किस में रहेगा, बेस में रहेगा। देखिए जैसे यहाँ पे OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन कम है, यानी NH4OH है, यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। तो यहाँ एच पॉजिटिव सॉरी OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या है, कम है, तो इसलिए वीक बेस। और यहाँ पर OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो इसलिए ये क्या रहेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस रहेंगे। तो ऑन डाइल्यूटिंग एन एसिड pH इंक्रीज, जब भी हम डाइल्यूट इंक्रीज करेंगे ना, डाइल्यूट करेंगे किसको, pH वैल्यू को या एसिड को, तो उनकी जो pH जो है इंक्रीज होती रहेगी। जैसे कि देखिए जितनी कम वैल्यू होगी ना pH की, जितनी कम, वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। जैसे जैसे पानी कम डालते रहेंगे, वैसे वैसे उसकी pH वैल्यू बढ़ती जाएगी। इस बढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि pH वैल्यू ज्यादा है तो ज्यादा एसिड होगा, नहीं। देखिए 7, एक 0 से 14 के बीच में एक लाइन है, ठीक है, 0 से सॉरी 0 से 14 के बीच में एक आती है 7। अगर 7 से कम, 7 से जितना ज्यादा कम उतना ही स्ट्रोंग एसिड, और 7 से जितना ज्यादा अमाउंट रहेगी किसकी, pH वैल्यू की, उतना ही ज्यादा स्ट्रोंग बेस, ठीक है। 7 से कम एसिड, 7 से ज्यादा बेस। लेकिन मुद्दा यह है कि जितनी कम वैल्यू रहेगी 7 से, वो उतना ही ज्यादा स्ट्रोंग होगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 0 से 14 तक है, ठीक है। एसिड इंक्रीज, मैं एक मिनट दोस्तों कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा इजीली हो जाए। देखिए यहाँ पर इंक्रीज एच इन ओ इंक्रीज इन एच पॉजिटिव आयन, और यहाँ पे डिक्रीज इन एच पॉजिटिव आयन। तो डिक्रीज हो रहे हैं, यानी एच पॉजिटिव आयन डिक्रीज हो रहे हैं, तो कौन से बढ़ रहे होंगे, OH नेगेटिव आयंस, ठीक है। और दूसरा आता है pH वैल्यू इन अवर डेली लाइफ। तो प्लांट एंड एनिमल आर pH सेंसिटिव, जैसे कि अवर बॉडी वर्क विद इन किस pH वैल्यू पर रेंज काम करती है, 7 से 7.8 पर। दूसरा व्हेन pH ऑफ रेन वाटर, अगर वो रेन वाटर होती है, बारिश के पानी का pH वैल्यू किससे कम हो जाए, 5.6 से, तो वो रेन कौन सी होती है, एसिड रेन होती है। दूसरा pH ऑफ सोइल, तो प्लांट रिक्वायर ए स्पेसिफिक pH रेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। देखिए अगर मिट्टी की pH वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, यानी मिट्टी बहुत ज़्यादा एसिड हो जाएगी, तो भी प्लांट ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। अगर pH वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गई तो बेसिक हो जाएगा, तब भी वो क्या नहीं कर सकेंगे, ग्रोथ नहीं कर सकेंगे। तो एक बैलेंसिंग pH वैल्यू चाहिए होती है किसको, सॉइल को, ताकि प्लांट क्या हो सके, ग्रोथ हो सके। तो pH इन अवर सेंसिटिव सॉरी डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा जो स्टमक होता है हमारा, उसके अंदर क्या पाया जाता है, HCl एसिड पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो डाइजेशन में हेल्प करता है। मेन काम इसका होता है जो फूड के साथ बैक्टीरिया अंदर आ गए हैं, बॉडी के अंदर आ चुके हैं, उनको खत्म करना, ठीक है। दूसरा ड्यूरिंग इंडाइजेशन, यानी कि अगर आपको बदहजमी हो गई है तो स्टमक प्रोड्यूस मोर एसिड एंड काज पेन एंड द इरिगेशन। तो देखिए आपके अगर बदहजमी हो गई है तो आपको या तो उल्टी, दस्त या पेन, मतलब लीवर में पेन होना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि एसिड जरूरत से ज्यादा क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। टू गेट रिड ऑफ दिस पेन, अगर इस पेन से बचना है तो हमें न्यूट्रल करना होगा। क्या करना होगा, न्यूट्रल करना होगा, यानी HCl ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। न्यूट्रल करने के लिए हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ी है। अगर HCl एसिड है तो हमें न्यूट्रल के लिए क्या मिलाना पड़ेगा, इसमें बेस मिलाना पड़ेगा, तभी न्यूट्रल होगा, यानी इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो देखिए कैसे, तो गेट रिड ऑफ पेन पीपल यूज एंटासिड, एंटासिड यानी बेस होगा जो ये, लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया टू न्यूट्रलाइज एक्सेस ऑफ एसिड, ठीक है। तो एसिड के अमाउंट को कम करने के लिए हम उसमें क्या मिलाते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया खाना पड़ता है, जो भी है ऐसे करते हैं, ठीक है। पीएच चेंज एज काज ऑफ टूथ डीके, तो मुंह में जो सड़न होती है हमारे, या बदबू आती है, आप सुबह उठते हैं तो आपके मुंह में बहुत ज्यादा बदबू आ रही होगी, इसका मतलब उसके अंदर आपने जो भी खाना खाया है, ठीक है, तो एसिड ज्यादा हो चुका है, माउथ का जो पीएच वैल्यू है वो 5.5 से क्या हो चुका है, कम हो चुका है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, टूथ enamel made up of calcium phosphate hardest substance in body does not dissolve in water but corrodes when
pH इज लोअर देन, तो वो जो क्या होता है कैल्शियम फास्फेट वो डिजोल्व नहीं होता और फिर वो हमारे दांतों पर चिपकना शुरू हो जाता है, जिसे हम ये भी बोलते हैं भाई कीड़ा लग गया है दांत पर, काला काला वो देखा होगा। 5.5 ड्यू टू एसिड प्रोड्यूस बाय डिग्रेडेशन ऑफ फूड पार्टिकल बाय बैक्टीरिया यूजिंग टूथपेस्ट। हम क्या करते हैं, टूथपेस्ट भी यूज करते हैं, क्योंकि टूथपेस्ट क्या होती है, बेस होती है, ठीक है। तो जो हमें हमारी दांतों से सड़न से क्या करती है, मदद करती है ताकि हमारे दांत ना सड़े, ठीक है। और आपने देखा होगा कि आप जब खाना खाते हैं, खाना मतलब सुबह उठते हैं, मुंह में से आपके बदबू आ रही होगी, स्मेल आ रही होगी, तो लेकिन जब आप ब्रश करते हैं, ब्रश करने के बाद आपको आपके माउथ को बिल्कुल फ्रेश फील होता है, ताज़ी हवा आती है, तो वो इसी कारण है क्योंकि आपके माउथ का जो पीएच वैल्यू है वो 5.5 से बढ़ चुका है, न्यूट्रल हो चुका है। आगे देखिए, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट। कुछ अपने जैसे कांटे वगैरह वाले पौधे होते हैं या मधुमक्खियां होती हैं, वो अपने डंक रखती हैं, या चींटियां होगी, इन सभी के डंक में क्या पाया जाता है, एसिड। देखिए कैसे, बी स्टिंग लीव an acid which cause pain, use irrigation, use of a mild base like baking soda on stung area give relief। अगर आपको मक्खी काट ले तो आप क्या करेंगे, आपको बहुत पेन होता है क्योंकि उसने अपने उसमें क्या छोड़ दिया, स्किन में एसिड छोड़ दिया, तो उसके रिलीफ के लिए आपके पास जब भी हो बेकिंग सोडा घर पे होगा, ठीक है, उसको रगड़ सकते हैं। दूसरा, स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स। तो कुछ कांटेदार पौधे पत्ते होते हैं, उनके भी हमारे लग जाता है तो क्या होता है, कई बार बहुत दर्द होता है या खुजली होना शुरू हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, मिकनोइक एसिड होता है, काज बर्निंग सेंसेशन ऑफ पेन, जो किसका कारण बनती है, पेन का कारण बनती है। और रबिंग विद लीफ ऑफ डॉग प्लांट। तो डॉग प्लांट के पत्ते से आप रगड़ सकते हैं, जिससे क्या हो जाएगा, आपको रिलीफ आ जाएगा। तो पीएच ऑफ साल्ट, ये मैं पहले वैसे तो पिछले लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। देखिए जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो वो न्यूट्रल रहेगा, साथ रहेगा। अगर स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है, तो जो हमारा साल्ट बनेगा वो स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगा, यानी कि सॉरी एसिडिक होगा, यानी उसकी पीएच वैल्यू लेस देन 7 रहेगी। आगे, साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, तो बेसिक साल्ट रहेगा यानी पीएच वैल्यू कम रहेगी, ठीक है, ज्यादा रहेगी, सॉरी 7 से। आगे देखिए, केमिकल फॉर्म क्या, कॉमन साल्ट। तो कैसे बनते हैं ये कॉमन साल्ट, इसको देखेंगे हम। तो देखिए जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी सोडियम की और वाटर की रिएक्शन कराई तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पांचों टॉपिक दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक आएगा ही आएगा एग्जाम में, ठीक है, इस चैप्टर में से। तो देखिए पहला ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या होगा, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में बता चुका हूं क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन होता लिक्विड ही है, लेकिन कौन सा, H2O, ठीक है। और पानी को छोड़कर और जितने भी लिक्विड बच गए उन वे सभी क्या होंगे, नॉन एक्वस होंगे, ठीक है। देखिए आगे, तो जैसे हम इलेक्ट्रिक पास करते हैं थ्रू एक्वस सॉल्यूशन, सोडियम क्लोराइड इज डिकम्पोज टू फॉर्म, क्या बनाता है वो, NaOH, ठीक है। तो देखिए सोडियम क्लोराइड और वाटर है, इसकी रिएक्शन करवाई, ठीक है, और हमने इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास की, तो क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन अलग हो जाएगी और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी। आगे देखें, एनोड पर क्या रहेगा हमारा, क्लोरीन गैस रहेगी और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस। नियर कैथोड NaOH सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड। यूज क्या रहेगा इसका, H2 फ्यूल और मर्ग्रीन। आगे क्लोरीन वाटर ट्रीटमेंट के लिए, यानी वाटर साफ करने के लिए, PVC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए। दूसरा HCl, HCl क्या होता है हमारा, बता सकते हैं कोई, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्लीनिंग स्टील मेडिशंस वगैरह के लिए इसका यूज होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड डिटर्जिंग मेटल, शोप, पेपर मेकिंग, इन सब में यूज किया जाता है। दूसरा क्लोरीन प्लस NaOH, इसका यूज ब्लीच में होता है, तो हाउस होल्ड ब्लीच, ब्लीच फैब्रिक यानी कपड़े कपड़े जो होते हैं ना, दाग पड़ जाता है तो उन पर दाग हटाने के लिए क्या यूज किया जाता है, ब्लीच यूज की जाती है। आगे देखें, आगे है हमारा ब्लीचिंग पाउडर ऑफ CaOCl2, इट इज प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्केल्ड लाइम, ठीक है। तो क्या होगा, ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है, तो अगर हम इधर देखिए क्लोरीन की रिएक्शन किसके साथ करा दें,
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ यानी CaOH2 के साथ रिएक्शन करवाएं तो क्या बनेगा, CaOCl2। तो CaOCl2 यही हमारा क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर होता है। ठीक है, आगे देखिए यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनिंग इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो वहां पे इसका यूज किया जाता है दोस्तों, कॉटन और लिनिंग टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्री, पेपर फैक्ट्री में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, जहां पे पेपर बनाया जाता है तो लकड़ी के जो वो होता है जिससे हम कागज बनाएंगे, ठीक है, केमिकल प्रोसेस होता है लंबा खासा, तो उसको साफ करने के लिए होता है ये। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी जो है ये रोल निभाते हैं। आगे देखिए डिसइंफेक्टिंग ड्रिंक वाटर, यानी पानी को साफ करने के लिए अगर किसी में बैक्टीरिया वगैरह ज़्यादा हैं पानी में, जैसे आप यहाँ देखते होंगे स्विमिंग पूल में जाते हैं, वाटर पार्क में जाते हैं, तो वहाँ उस पानी के अंदर बहुत सारे लोग नहाते तो बहुत सारा बैक्टीरिया फैल जा सकता है उसके अंदर, तो इसलिए उसके अंदर पहले ही क्या मिला दिया होता है, क्लोरीन। ठीक है, ताकि किसी को इन्फेक्शन और बैक्टीरिया पैदा ना हो। आगे आता है थर्ड पॉइंट हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaHCO3। तो ये कैसे बनेगा, इसकी फॉर्मेशन देखिए, सोडियम क्लोराइड लेंगे, थोड़ा पानी लेंगे, थोड़ी कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और NH3 लेंगे। जब हम इन सबको मिक्स कर देंगे तो क्या बनेगा, NH4Cl3, सॉरी NH4Cl। ठीक है, यानी अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड, और दूसरी चीज क्या बनेगी, दूसरी चीज बनेगी NaHCO3। यही NaHCO3 ही हमारा क्या होता है, बेकिंग सोडा होता है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा आगे, इट इज माइल्ड नॉन क्रोविस बेस व्हेन इट इज हीटेड ड्यूरिंग, देखिए सोडियम क्लोराइड को अगर हम हीट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट बन जाता है। सोडियम कार्बोनेट क्या होता है आपका, डिटर्जेंट, साबुन होता है। ठीक है, दूसरा वाटर रिलीज होगा और कार्बन डाइऑक्साइड। यूज ऑफ जो है हमारा ये रहेगा, क्या रहेगा, फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर बनाने के लिए इसका यूज होता है बेकिंग सोडा का। कैसे बनेगा, मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड टार्टरिक एसिड को जब हम मिक्स करेंगे तो बेकिंग पाउडर बन जाएगा। व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड और मिक्स्ड विद क्या, वाटर, CO2 इज प्रोड्यूस। तो जब हम बेकिंग पाउडर को गर्म करेंगे और पानी के साथ मिक्स करेंगे तो CO2 प्रोड्यूस होगी, जो इसका मतलब क्या है, जो ब्रेड केक वगैरह बनाने में क्या आती है, काम आती है। जैसे फ्लफी नहीं होते, नरम नरम ब्रेड होते हैं, डबल रोटियां होती हैं, पाव होते हैं, तो आप देखें बहुत नरम होते हैं। तो इसीलिए नरम होती है क्योंकि जितनी ज्यादा बेकिंग पाउडर के अंदर से क्या निकलेगी, ये कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, वो उतना ही फ्लफी होगा। इन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड के लिए भी यूज होता है ये, क्योंकि ये बेस होता है। आगे देखिए यूज इन सोडा एसिड एंड फायर एक्सटिंग्विशर। तो आग वगैरह बुझाने वगैरह के लिए, केमिकल बनाने के लिए भी किसका यूज किया जाता है, बेकिंग सोडे का यूज किया जाता है। आगे आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट फिर से, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा कुछ नहीं होता, सोडियम कार्बोनेट होता है। अगर सोडियम कार्बोनेट के साथ आप 10, यहाँ पे देखिए पहले सोडियम कार्बोनेट ये जो पैकेट में, अगर इसके साथ आपने क्या मिक्स कर दिया, 10 मोलिक्यूल ऑफ वाटर, तो क्या बन जाएगा, Na2CO3, और 10 मोलिक्यूल किसके, वाटर के। देखिए रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव वॉशिंग सोडा, जो कि इट इज ए बेसिक साल्ट। तो एक बेसिक साल्ट होता है, इसका यूज किस में होता है, इन ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। ठीक है, ग्लास सोप और पेपर इंडस्ट्री में उनको साफ करने के लिए, सोप बनाने के लिए, सोप मतलब साबुन बनाने के लिए, मैन्युफैक्चर ऑफ बोरेक्स, ये एक बहुत अच्छी चीज होती है। आगे देखिए क्लीनिंग एजेंट फॉर, क्योंकि सोडियम का यूज होता है बोरेक्स को बनाने के लिए। ठीक है, क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पज, डोमेस्टिक यानी घरेलू कामों में इसका यूज होता है, सब साफ सफाई के लिए, जैसे आप कपड़े धोते हैं वगैरह। और फॉर फॉर्मिंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, तो परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, जैसे कि देखा होगा कई पानी ऐसा होता है, कई जगह का पानी वहां पर कपड़े अच्छे से नहीं धुलते, तो वहां पर क्या यूज किया जाता है, सर्फ। साबुन के साथ नहीं धुलेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, सर्फ के साथ धोएंगे तो उस पानी में आराम से धुल जाता है। आगे आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, देखिए POP। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस अलग होता है और जिप्सम अलग होता है। कई बच्चे क्या करते हैं, जिप्सम को ही प्लास्टर ऑफ पेरिस मान के बैठे हैं, तो इसमें थोड़ा ध्यान दीजिए। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है, तो क्या होगा, जब क्या करेंगे, कैल्स जो जिप्सम होता है वो ये होता है, सॉरी
पीओपी ये होता है, ठीक है, CaSO4 और हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक है। अगर हम इसके अंदर वाटर ऐड करें और कितने वाटर ऐड पे 1.5 H2O मिक्स हो जाएगा किसके साथ, पीओपी के साथ, तो वो क्या बना लेगा, CaSO4। देखिए डेढ़ ये था और आधा ये था, तो टोटल कितना हो गया, दो। तो दो मोलिक्यूल किसके हो गए, वाटर के। तो CaSO4 के साथ जब दो मोलिक्यूल ऑफ वाटर हो जाएगा तब वो क्या कहलाएगा, जिप्सम कहलाता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा आप, ये पीओपी होता है और ये जिप्सम होता है। तो इसका यूज क्या रहेगा, यूज इसका रहेगा, डॉक्टर यूज पीओपी फॉर स्पॉटिंग फ्रैक्चर बोन्स। तो आपने देखा होगा हाथ पांव टूट जाते हैं तो एक प्लास्टर चढ़ाया जाता है, प्लास्टर चढ़ाया जाता है, वो किसके लिए, किसका यूज किया जाता है उसमें, पीओपी का। फॉर मेकिंग टॉय मटेरियल एंड डेकोरेशन, डेकोरेशन के लिए, सॉरी, डेकोरेशन के लिए काफ़ी चीज़ें देखी होगी आपने, मूर्तियां वगैरह देखी होंगी और देखी होंगी, तो वो उसको बनाने में किसका यूज किया जाता है, पीओपी का। फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ, ठीक है, सरफेस स्मूथ मतलब बिल्कुल सतह को बिल्कुल प्लेन या स्मूथ बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है, पीओपी का यूज किया जाता है। दूसरा आता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्या है, इट इज ए फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ यूनिट साल्ट। तो क्रिस्टलाइजेशन, जैसे कि इसके क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि कोई कंपाउंड है और उसके अंदर हम फिक्स अमाउंट ही डालेंगे, यानी फिक्स अमाउंट के साथ ही वो पानी के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, क्रिस्टल बना लेगा। तो वही होगा, जैसे कॉपर सल्फेट है, उसके अंदर कितने मोलिक्यूल ऑफ पानी चाहिए, 5 मोलिक्यूल ऑफ वाटर चाहिए, तब वो क्या बन जाएगा, क्रिस्टल बन जाएगा, किसका, कॉपर सल्फेट का। अगर सोडियम कार्बोनेट, जैसे कि हम यहाँ पढ़ के देखें वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा के साथ अगर हम 10 मोलिक्यूल किसके मिला दें, वाटर के, तो ये भी क्या बन जाएगा, क्रिस्टल बन जाएगा। CaSO4 के अंदर 2H2O किसका मिला देंगे, वाटर के 2 मोलिक्यूल मिला देंगे, तो ये भी पीओ जिप्सम बन जाएगा। तो इस तरह हमारा लेसन आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। अगर आपको ये नोट्स अच्छे लगे तो आप रोक कर क्या भी कर सकते हैं, पॉज करके वीडियो को अपने नोट्स बना सकते हैं, बहुत इजीली नोट्स हैं। अगर कोई डाउट रहता तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं, मैं दोबारा से एक डाउट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और भी किन्हीं भी किस किस चीज़ में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो उन चैप्टर्स के, साइंस मैथ या SS से आप कोई भी बता सकते हैं, मैं उसी पर वीडियो बनाना शुरू कर दूंगा, ठीक है। हमारे लोहाना एजुकेशन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर ये लगता है कि आपको ये वीडियो हमारी हेल्पफुल है तो आप जरूर इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। धन्यवाद।